कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा की जाएगी और वो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जो दरोगा की परीक्षा होने वाली है उसके लिए तो रामबाण औषधि है, वो ऐसा टॉपिक है जो परीक्षा में हूबहू प्रश्न लड़ जाता है। आप विश्वास कीजिए, इसको मनन कीजिएगा, ठीक से इसको सुनिए और उसके बाद इसको ठीक से लिखिएगा। आइए देखते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह किससे संदर्भित है, इस पर चर्चा करनी है। स्टडी डीलिंग विथ डिफरेंट सब्जेक्ट, भिन्न भिन्न विषय में जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है उससे प्रश्न आते हैं हूबहू, वह किससे संदर्भित है। तो फर्स्ट इज हियर एकॉस्टिक, साइंस से संबंधित है। एकॉस्टिक को ध्वनिकी कहा जाता है। स्टडी डीलिंग विथ साउंड, जो ध्वनि के बारे में अध्ययन कराने की जो विधा है, जो टर्म है उसके लिए वह है एकॉस्टिक। द सेकेंड वर्ड इज एंथ्रोपोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले सिविल सर्विसेज में जब 2 सब्जेक्ट हुआ करता था तो अक्सर बच्चे हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी लेकर सिविल सर्विस कर जाते थे, कंप्लीट कर जाते थे। अब तो एक ही विषय कर दिया गया है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान। मेंटल एंड फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैनकाइंड, मानसिक और शारीरिक अवस्था जो मानव जाति को होती है उसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है वह एंथ्रोपोलॉजी होता है। आज भी बच्चे जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं वो इस विषय को लेकर के अच्छे मार्क्स लाते हैं और उसमें कम्पीट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एंथ्रोपोलॉजी, हिंदी में कहा जाता है मानव विज्ञान। फिजिकल एंड मेंटल स्टेट्स ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति की शारीरिक और मानसिक जो अवस्था है उसका जो अध्ययन किया जाता है वह है एंथ्रोपोलॉजी। एंड द थर्ड इज कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड विज्ञान, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉस्मोलॉजी। द साइंस ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का जो विज्ञान है उसको कॉस्मोलॉजी कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका हिंदी में होता है ब्रह्मांड विज्ञान। साइंस ऑफ द यूनिवर्स एज ए होल, पूरे संपूर्णता जो ब्रह्मांड का अध्ययन है वो होता है कॉस्मोलॉजी। द थर्ड नेक्स्ट है क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। क्रायोजेनिक्स होता है कंट्रोल एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरी लो टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है उसका टेम्परेचर होता है क्रायोजेनिक्स में। बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रायोजेनिक्स, उसको हिंदी में कहता है निम्न ताप की, लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस। जाना चाहिए इसका क्या होता है, -196 डिग्री सेल्सियस जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है उसको क्रायोजेनिक्स कहते हैं, हिंदी में उसको निम्न तापकी कहा जाता है। द नेक्स्ट इज इकोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इन्वायरमेंट्स है, प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो रिलेशन है सराउंडिंग्स में उसको इकोलॉजी कहते हैं और एक दूसरे पर निर्भर है। प्लांट्स और एनिमल्स का लाइफ जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और एक पर्यावरण में जो प्लांट्स और एनिमल्स का जो रिलेशंस है उसी को इकोलॉजी कहा जाता है। जिसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ इकोलॉजी के बारे में जानना है। हम लोग एनिमल्स में आते हैं और पेड़ पौधे प्लांट्स में आते हैं। द नेक्स्ट टर्म इज इंटोमोलॉजी, ये तो बहुत आसान है। इंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीट पतंग का जो अध्ययन होता है ना उसको इंटोमोलॉजी कहते हैं। एंड नेक्स्ट एथिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिक्स नीति शास्त्र से होता है। साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ मोरल कंडक्ट एंड स्टडी, मनोवैज्ञानिक जो अध्ययन होता है, साइकोलॉजिकल जो स्टडी होता है उसको एथिक्स कहते हैं। और मैं अक्सर पढ़ाता हूँ तो एथिक्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। साइकोलॉजिकल स्टडी होना चाहिए आदमी का, और मोरल कंडक्ट नीति शास्त्र कैसा है वो हो एथिक्स कहलाता है। द नेक्स्ट इज जेनेटिक्स, साइंस से बहुत इंपॉर्टेंट है और वह साइंस ऑफ हेरिडिटरी, आनुवंशिकता का जो अध्ययन है वह जेनेटिक्स होता है। एंड द नेक्स्ट बहुत कॉमन है वह है जेरेंटोलॉजी, वृद्ध लोगों का जो अध्ययन है। स्टडी ऑफ ओल्ड एज, स्टडी ऑफ जो ओल्ड एज होता है वह है जेरेंटोलॉजी। एंड द लास्ट साइंस से बड़ा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोपोनिक, द कल्चर ऑफ प्लांट्स विदाउट सॉइल, बिना मिट्टी की जो खेती है, जल कृषि कहा जाता है, बिना मिट्टी की जो खेती है उसको हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10 वर्ड 10 टॉपिक जो आपको बताया गया बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, बहुत रामबाण औषधि अभी जो परीक्षा होने वाली है और जिनको परीक्षा नहीं भी देना है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज कोटेशन मेरे दिमाग में आ जाता है। आज भी 2 कोटेशन दिया गया है जिसको आप बोर्ड पर भी ठीक से आप देख लीजिए, अंग्रेजी में लिखा हुआ। पहले आपसे पूछा जाए कि किसके बारे में कहा गया, पहले आप खुद सोचिएगा और उसके बाद मैं उसका आंसर भी बता दूंगा। पहले अंग्रेजी में फिर हिंदी में। Generations to come, it may be, will scarce believe that a world as this ever in flesh and blood walked upon this earth। और यह किसके बारे में कहा गया है और
किसने कहा है, जनरेशंस टू कम, आने वाले पीढ़ी को शायद भी विश्वास नहीं होगा कि हार मांस, फ्लेश एंड ब्लड का अर्थ है हार मांस के शरीर वाला कोई ऐसा व्यक्ति इस धरती पर रहा होगा और चला फिरा होगा। यह कथन किसने कहा और किसके बारे में कहा? आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, सदी के महानायक, सदी के बहुत बड़े वैज्ञानिक, उससे बड़ा वैज्ञानिक किसको नहीं माना गया। तो आइंस्टीन ने महात्मा गांधी के बारे में कहा था। उनकी जीवना है 1879 में उनका जन्म हुआ था और 1955 में उनका डेथ हुआ था। बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने महात्मा गांधी के बारे में ऐसा कहा था। महात्मा गांधी अपने देश के बहुत ही महान, अपने देश नहीं विश्व सिटीजन, वर्ल्ड सिटीजन उनको माना जा सकता है। और उनके बारे में आइंस्टीन की ऐसी होती थी। और एक कोटेशन और है, ए सिंगल स्टेप फॉर ए मैन बट ए जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चंद्रमा की सतह पर पैर रखा था तो उसके मुख से निकला था अ सिंगल स्टेप फॉर ए मैन। यह मानव जाति के लिए एक साधारण कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक लंबी छलांग है, लीप फॉर मैनकाइंड। यह नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा की सतह पर पैर रखने पर उसके मुख से शब्द निकले थे। थैंक यू वेरी मच। आज